Okay, chapter number 4, unit number 1, that is meaning and types of markets. ठीक है. Now listen, मार्केट्स जो है ना, मार्केट्स वो दो कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड होता है. आई टोल्ड यू व्हेन आई टॉट यू दिस चैप्टर. एक है प्रोडक्ट मार्केट और दूसरा क्या है, फैक्टर मार्केट. नाम से कुछ समझ रहा है? अच्छा, आई विल गिव यू द मीनिंग, यू टेल मी कौन सा प्रोडक्ट मार्केट है और कौन सा फैक्टर मार्केट है. ठीक है. एक ऐसा मार्केट जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल होता है फॉर द प्रोड्यूसर, दैट इज फैक्टर मार्केट. ठीक है. फैक्टर मार्केट मीन्स अ मार्केट वेयर इन resources are made available for producers. एक ऐसा मार्केट जहां पे प्रोड्यूसर को रिसोर्सेज मिल पाते हैं, उसे फैक्टर मार्केट बोलते हैं. तो प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है? जहां पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल सकते हैं. इफ यू एज अ बायर वांट टू बाय गुड्स एंड सर्विस एंड प्रोड्यूसर वांट्स टू सेल इट, तो गुड्स एंड सर्विस का पूरा मार्केट जहां से हाउस होल्ड सेक्टर खरीद सकता है, उसे बोला जाता है क्या? प्रोडक्ट मार्केट. ठीक है. दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ मार्केट. अब आते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन पे ऑन डिफरेंट बेसिस. सबसे पहला है क्लासिफिकेशन. अच्छा, कैसा होता है मार्केट? मतलब व्हेन आई से यू अ मार्केट, हाउ डू यू इमेजिन अ मार्केट टू बी लाइक? बेटा, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, जहाँ पे सेलर होते हैं, जहाँ पे कमोडिटी या सर्विस होती है, जहाँ पे उस कमोडिटी या सर्विस के लिए बार्गेनिंग चल रही हो, नेगोशिएशन. ठीक है. एंड there is a price for that commodity or service. बेसिकली ऐसा सिचुएशन कहलाता है मार्केट. ठीक है. मार्केट में देर इज नो रिक्वायरमेंट, यू विल फाइंड द क्वेश्चन इधर इन योर मॉड्यूल और स्कैनर कि क्या ऐसा जरूरी है कि बायर एंड सेलर विल कम इन फिजिकल कॉन्टैक्ट? नहीं. आज के तारीख में देर इज, इट्स नॉट नेसेसरी कि वी नीड टू बी इन कॉन्टैक्ट. ठीक है. देर आर मार्केट्स वेयर इट्स नॉट अ नेसेसिटी नाउ डेज कि भाई तुमको वन टू वन बायर और सेलर को मिलना ही है. ठीक है. क्लियर है? ओके. मूविंग फर्दर विद द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया. एरिया के बेसिस पे चार कैटेगरी ऑफ मार्केट होती है. लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट. बेटा, एक ऐसा मार्केट जहां पे आप विद इन सिटी, एक सिटी के विद इन बायर सेलर है और वो डील कर रहे हैं. जैसे एक ही सिटी की बाउंड्री के विद इन बायर भी है और सेलर भी है. मतलब इफ वी टॉक अबाउट इंदौर, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बायर भी इंदौर का है और सेलर भी इंदौर का है. तो उसे क्या कहा जाएगा? दैट इज अ लोकल मार्केट. जनरली लोकल मार्केट में कौन सी कमोडिटीज डील की जाती है? बल्की गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जनरली वो लोकल मार्केट में डील किए जाते हैं. या ऐसे भारी गुड्स जिनका ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है, उनको जनरली लोकल मार्केट में डील किया जाएगा. अरे हाँ है ना. ठीक है. देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, रीजनल मार्केट वो होता है यार जो विद इन स्टेट होता है, एक ही स्टेट के विद इन. इंदौर इज विद इन एमपी, तो अगर इंदौर और भोपाल के बीच में ट्रेडिंग चल रहा है, तो दैट इज अ रीजनल मार्केट. बायर इंदौर का है, सेलर भोपाल का है, एंड दैट इज अ रीजनल मार्केट. रीजनल मार्केट में इन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है. जनरली किस टाइप के गुड्स डील किए जाते हैं? सेमी ड्यूरेबल्स, जो एक साल तक चल जाते हैं. Your clothes, footwear, electrical fittings are all a part of regional market. तीसरा, national market. National market मतलब between states. अलग अलग स्टेट्स के बीच में जब डीलिंग चल रहा है, तो वो मार्केट कैसा है? नेशनल मार्केट. ठीक है.
मतलब एमपी एंड महाराष्ट्र के बीच में डीलिंग चल रहा है, बायर एमपी का है, सेलर महाराष्ट्र का है, तो दैट इज अ नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट में जनरली किस टाइप की कमोडिटीज डील की जाएंगी? ड्यूरेबल्स। ठीक है। एंड फाइनली चौथी कैटेगरी पे आ जाते हैं, दैट इज इंटरनेशनल मार्केट, दैट इज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। इसमें जनरली प्रेशियस मेटल्स डील किए जाते हैं। तो बेटा ये सब एग्जाम्पल जो हैं, ये गए जमाने जब ये एग्जाम्पल चला करते थे, बट कुछ क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे मॉड्यूल में या इवन स्कैनर में, तो दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीज एग्जाम्पल। तुमको क्या लगता है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में आज की तारीख में पेरिशेबल गुड्स नहीं डील किए जाते हैं? किए जाते हैं। ठीक है। तो ये मतलब आर एज ओल्ड एग्जाम्पल्स। आज की तारीख में तुम हर मार्केट में हर टाइप के गुड्स में डील करते हो। लोकल मार्केट में भी प्रेशियस मेटल्स डील किए जाते हैं एंड इंटरनेशनल मार्केट में भी पेरिशेबल्स डील किए जाते हैं। पेरिशेबल यानी जल्दी खराब होने वाले गुड्स। ठीक है। आप प्रॉपर कंडीशंस में लेके जाओ, आराम से पेरिशेबल्स को भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके। तो ये कैटेगरी का एग्जाम्पल तुम्हें याद करना है, provided मतलब they can ask you some questions in your exam regarding this, otherwise आज की तारीख में ये आउटडेटेड है। फाइन। ठीक है। कैटेगरी आउटडेटेड नहीं है, एग्जाम्पल आउटडेटेड है। फाइन। कमिंग ऑन टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे अल्फ्रेड मार्शल ने फेवरेट टाइम एलिमेंट पे किसने कैटेगरी दी है? 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे। अल्फ्रेड मार्शल ने कैटेगरी दी है। 4 तरह के मार्केट होते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। बेटा वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ काइंड ऑफ मार्केट। बताओ पहले, शॉर्ट पीरियड तुमने पढ़ लिया है ना, तुम बताओ शॉर्ट पीरियड कैसा मार्केट होता है? Some factors are variable and some are fixed. तो वेरी शॉर्ट पीरियड क्या होता है? जिसमें सभी फिक्स है। ठीक है। wherein all factors are fixed. तो लॉन्ग पीरियड क्या होएगा? ऑल फैक्टर्स वेरिएबल। बेटा ये तो तुमने देख ही लिया है, ये तो तुम देख चुके हो ना प्रोडक्शन में। और वेरी लॉन्ग क्या होता है? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल प्लस मार्केट कंडीशंस पूरी की पूरी चेंज हो सकती है। मार्केट कंडीशंस कैन चेंज एंटायरली, पूरा मार्केट का माहौल ही चेंज हो गया है। दैट इज व्हाट इज वेरी लॉन्ग पीरियड। अरे ठीक है ना। हाँ। अब बात समझो। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या होगा, डिमांड फिक्स होती है, सप्लाई फिक्स होता है, दोनों फिक्स होते हैं या नन? योर आंसर वुड बी व्हाट? बेटा डिमांड तो अपने हाथ में ही नहीं है ना, डिमांड तो अपने हाथ में ही नहीं है, डिमांड तो कस्टमर के हाथ में है। मैं तो फैक्टर्स की बात कर रही हूँ, तो ये मेनली चल रहा है अबाउट सप्लाई। तो इस सिचुएशन में क्या फिक्स होएगा? सप्लाई। डिमांड इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट इज इन द कंट्रोल ऑफ कस्टमर। समझे क्या? ठीक है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड हो, कोई सा भी टाइम पीरियड हो यार, ये लोग मेनली प्रोडक्शन और सप्लाई की बात कर रहे हैं। ओके, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिमांड बिकॉज दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड अदरवाइज ऑल्सो। तो अब क्लियर है चारों कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तीसरी है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अगेन अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन रिसेंट टाइम का। ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे दो कैटेगरी है, क्या? स्पॉट एंड, अरे ये तो तुमको पता है भाई, 12वीं का ज्ञान है। ठीक है। इमीडिएट कैश सेटलमेंट का मार्केट। कैश सेटलमेंट मतलब तुमने गुड्स खरीदे, तुमने आधा पैसे दे दिए। ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड टुडे, आज कर रहे हो, बट ये सेटल होगा ऑन अ फ्यूचर डेट। सेटल तो होने वाला है फ्यूचर, फ्यूचर में सेटल होने वाला है, तो एक ऐसा मार्केट है फॉरवर्ड। ट्रांजैक्शन आज आज कर लिया तुम और मैं, शर्त लगा रहे बैठे आज बारिश होगी नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, या 4 दिन बाद बारिश होगी नहीं होगी। फाइन, दिस इज फ्यूचर। लेकिन सेटल होगा फ्यूचर में, आज ही एंटर किया ट्रांजैक्शन तो।
क्लियर है क्या? ओके। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। अच्छा, जो भी चीजें तुम एक्चुअली रेगुलर मार्केट से खरीदते हो वो स्पॉट में खरीदते हो तुम। हाँ, तो आप कैश दिया और चीज खरीद ली। ठीक है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज रेगुलेशन के बेसिस पे दो कैटेगरी होती है मार्केट की। रेगुलेटेड मार्केट यानी जहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोल है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऐसा मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो रेगुलेटेड मार्केट है। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, वो अनरेगुलेटेड मार्केट है। बताएं, स्टॉक एक्सचेंज कैसा मार्केट होता है? स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। इसका एग्जाम्पल क्या है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। अच्छा, और जो हाट बाजार लगते हैं अपने कॉलोनीज में, राइट? हाट बाजार समझते हो ना, हफ्ते में एक बार, वीकली मार्केट्स, ये रेगुलेटेड है या अनरेगुलेटेड? इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल थोड़ी ना है। इट्स एन अनरेगुलेटेड मार्केट, वीकली मार्केट। ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट। कमिंग ऑन टू फिफ्थ कैटेगरी, वॉल्यूम के बेसिस पे दो टाइप के मार्केट। ये बड़े आसान है, तुम मुझे बताओगे होलसेल मार्केट क्या होता है? बल्क में सामान खरीदा बेचा जा रहा है, और तुम जिस मार्केट से खरीदते बेचते हो वो कौन सा है? तुम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदते बेचते हो। बेटा, एक और मार्केट है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, लेकिन मैं यहाँ नहीं पढ़ाती क्योंकि तुम्हें चैप्टर 4 की यूनिट 3 में इसे डिटेल में पढ़ना है। वो कंपटीशन के बेसिस पे चार ही कैटेगरी है: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। तो जब उसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो मैं यहाँ से कवर नहीं करने वाली हूँ। ठीक है। यूनिट 2 कर लीजिए अब। मैं तुम्हें मीनिंग बता रही हूँ, तुम मेरे को बताना कौन सी मार्केट की बात हो रही है जहाँ पे कैश सेटलमेंट हो रहा है। स्पॉट मार्केट जहाँ पे आज ट्रांजैक्शन हुआ है लेकिन सेटल होगा ऑन फ्यूचर डेट, फॉरवर्ड। जहाँ पे पेरिशेबल गुड्स का डीलिंग हो रहा है, लोकल। जहाँ पे बल्की गुड्स का डीलिंग हो रहा है, बल्कि बल्कि गुड्स, बल्क में गुड्स नहीं, बल्कि गुड्स, भारी गुड्स, लोकल मार्केट। ठीक है। जहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग हो रहा है, जहाँ पे बल्क में, वॉल्यूम में बाइंग सेलिंग हो रहा है, होलसेल मार्केट। जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, रेगुलेटेड। जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, अनरेगुलेटेड। जहाँ पे सारे फैक्टर्स फिक्स है, वेरी शॉर्ट पीरियड। अच्छा, एक चीज मेरा बताना रह गया, वेरी शॉर्ट पीरियड का दूसरा नाम होता है मार्केट पीरियड। बेटा, ये पूछ सकते हैं ये लोग, है ना? वेरी शॉर्ट पीरियड इज ऑल्सो नोन एज मार्केट पीरियड। एंड वेरी लॉन्ग पीरियड तो वहां दिया हुआ है तुम्हारे नोट्स में भी, सेक्युलर पीरियड। ठीक है। और वेरी शॉर्ट पीरियड है मार्केट पीरियड। यू शुड नो दिस। टाइम बेसिस पे कैटेगरी किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल। पता है, कुछ फैक्टर्स फिक्स, कुछ वेरिएबल। शॉर्ट रन, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। लॉन्ग रन, सारे फैक्टर्स वेरिएबल है और मार्केट कंडीशन वेरी लॉन्ग रन का दूसरा नाम बोलो। सेक्युलर पीरियड। क्या बोलते हैं? सेक्युलर पीरियड। ठीक है। फिर बताओ, जहां पे विद इन अ स्टेट डीलिंग हो रहा है, एक स्टेट के अंदर, रीजनल। जहां पे अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व है, अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व है, नेशनल मार्केट, अलग अलग क्लस्टर ऑफ स्टेट यानी एडजेसेंट स्टेट्स। ठीक है, लगे हुए स्टेट्स। फाइन। मतलब एडजेसेंट सिटी भी जैसे कवर हो गई थी ना लोकल में, एडजेसेंट स्टेट्स हैं तो दैट कैन बी कवर्ड विद रीजनल मार्केट। ठीक है। ओके। क्लस्टर ऑफ स्टेट्स यानी कि एडजेसेंट स्टेट्स। ठीक है, वो भी कुछ हद तक तुम कवर कर सकते हो रीजनल मार्केट। लेकिन अलग अलग स्टेट्स में डीलिंग हो रही है तो नेशनल मार्केट, और अलग अलग कंट्रीज में डीलिंग हो रही है तो इंटरनेशनल मार्केट। प्रेशियस मेटल्स में डीलिंग है तो इंटरनेशनल, ड्यूरेबल है तो नेशनल, सेमी ड्यूरेबल है तो रीजनल। वेरी गुड। बड़ा ड्यूरेबल, 1 साल से ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, ऑटोमोबाइल, सब ड्यूरेबल है, फिक्स एसेट तुम्हारे अकाउंट्स के। ठीक है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू और प्रॉफिट में अंतर क्या है?
वेरी गुड यार, वेरी गुड। बेटा, रेवेन्यू इज द टोटल मनी यू रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ अ कमोडिटी। सारी कमोडिटीज मतलब कमोडिटी बेच के जो तुमको रियलाइज होता है वो रेवेन्यू होता है। लेकिन रेवेन्यू में से जब कॉस्ट को हटाया जाता है तो तुमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट इज बेसिकली तुम्हारे अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट, एंड रेवेन्यू इज बेसिकली वो जो सेल्स होती है ना अकाउंट्स की, वो। दैट इज हाउ यू कैन रिलेट विद अकाउंट्स। तो अब तीन तरह के रेवेन्यू होते हैं। अरे आगे तो बहुत आसान है, तुम बताओ यार। अगर मैं बोलूं कि एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एडिशनल यूनिट, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर्मूला में तुम ही बताओगे यार। TRN - TRN-1, या फिर चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्यू। बेटा यहाँ पे क्यू का मतलब क्या है? यूनिट सोल्ड। यूनिट प्रोड्यूस नहीं, यूनिट सोल्ड। ठीक है। फिर मुझे बताओ पर यूनिट मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कमोडिटी। AR। AR मतलब पर यूनिट रेवेन्यू जो आपको मिल रहा है कमोडिटी बेचने पे। कैसे निकालते हो? TR डिवाइडेड बाय क्यू। बच्चा, आप कॉस्ट पढ़ लिया है, प्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो रेवेन्यू के ये फॉर्मूले में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताओ सम टोटल ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ऑल कमोडिटीज, दैट इज टोटल रेवेन्यू। फॉर्मूला भी यही है, समेशन ऑफ MR या फिर AR इंटू क्यू। ठीक है। बताएं, AR का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइस। वेरी गुड। AR इज ऑल्सो नोन एज प्राइस। क्यों क्यों क्यों? एग्जैक्टली। अगर मैं तुमको बोलती हूँ कि मैंने 10 रुपए के 10 पेन बेचे, तो तुम बोल रहे हो कि मैम आपका टोटल कमाई है, टोटल रेवेन्यू है 100 रुपए का। दैट इज व्हाट यू हैव रियलाइज। तो तुमने बेसिकली फॉर्मूला लगाया है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर AR के फॉर्मूले में मैं TR की जगह प्राइस इंटू क्वांटिटी लिख दूं और डिवाइड बाय क्यू करूं, तो फाइनली आई गेट AR इज इक्वल टू प्राइस, एंड दैट इज व्हाई AR इज द पर्यायवाची ऑफ प्राइस। अब सुनो ना, AR का ग्राफ अगर मैं बनाती हूँ तो AR रखूंगी Y एक्सिस पे और आउटपुट रखूंगी X एक्सिस पे। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो तुम समझ रहे हो, AR का पर्यायवाची है प्राइस। बेसिकली आई एम टेलिंग यू द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी विच हैज बीन सोल्ड। प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन बताने वाला ग्राफ तो डिमांड कर्व भी होता है, और इसीलिए AR कर्व का एक और नाम है क्या? डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। बेटा पूछा जाए AR का दूसरा नाम क्या है, आंसर वुड बी प्राइस। AR कर्व का दूसरा नाम क्या है, आंसर वुड बी डिमांड कर्व। बेटा ये डिमांड कर्व वाला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स आई एम सेइंग यू। ओके। नाउ लिसन, पहली सिचुएशन पे आते हैं। बेटा अपन पता करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशन। रिलेशन किसके बीच का? AR, MR एंड TR। कब? कब? जब AR रहता है कांस्टेंट। जब AR रहता है क्या? कांस्टेंट। अगर ऐसा रहता है तो तुम देखो ना, अगर मैं बेचती हूँ 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, मेरा एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है 10 रुपए। तुम 1 यूनिट खरीदो, तुम 5 यूनिट खरीदो, तुम मेरी शॉप से 50 यूनिट खरीदो, प्राइस फिक्स है यार 10 रुपए। तुम मुझे कैलकुलेट करके दो TR। 10 into 1, 10 into 2, 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50। अब तुम मेरे को इसमें MR निकाल के दोगे। MR कैसे निकलेगा? TRN - TRN-1, 10 - 0, 10, 20 - 10, 10, 30 - 20, 10, 40 - 30, 50 - 40। तो क्या रिलेशन पता लग रहा है? दो चीजें कांस्टेंट हो जाएगी अगर AR कांस्टेंट है तो। AR भी कांस्टेंट होगा और MR भी कांस्टेंट होगा। कैन यू सी इन द ग्राफ ऑल्सो? AR विल बी इक्वल्स टू MR। AR और MR कैसे बन रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अगर MR कांस्टेंट है, अगर MR कांस्टेंट है, MR कांस्टेंट है, तो TR will be upward sloping straight line. TR is going to increase at a constant rate क्योंकि MR constant है। तो TR is equal to upward sloping straight line। ये तुम्हारे TR का ग्राफ है। डू यू गेट दिस थिंग?
अगर एआर कांस्टेंट होता है तो एमआर भी कांस्टेंट होता है, एआर एमआर बराबर होते हैं एंड टीआर इज अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। समझे तुम? पक्का? अब आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू कर्व कैसा बनेगा, तीनों रेवेन्यू कर्व्स कैसे बनेंगे जब एआर गिरता है? देखो यार, दो ही चीजें हो सकती है। या तो मैं तुम्हारी शॉप पे आई हूँ, तुमने मुझे बोला है कि मैम आप 1 यूनिट खरीदो, आप 100 यूनिट खरीदो, हमारी पॉलिसी है कि हम फिक्स प्राइस ही रखते हैं। ठीक है। पहला सिचुएशन जो अपन ने देखा वो यही था। लेकिन मैं तुम्हारी शॉप पे आई, मैंने बोला यार एक डस्टर खरीदना है मुझे, तुमने बोला मैम 50 रुपए का है। मैंने बोला यार मुझे 100 यूनिट एक साथ खरीदनी है। तो तुम बोलो ठीक है, फिर पर यूनिट आपको 45 रुपीज लगा दे। अरे गेटिंग? ये तब है जब मैंने जैसे ही आउटपुट बढ़ाया ना, तुमने नेगोशिएट करके प्राइस गिरा दी कि ठीक है, आप बल्क में खरीद रहे होंगे तो आप इतने में ले लेना। राइट? तो ये दूसरी सिचुएशन हो गई ऑफ रिलेशन बिटवीन एम आर, ए आर एंड टी आर। अब सुनो ना, इसमें क्या होएगा। यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं ए आर गिरा रही हूँ, ए आर को अपन गिरा देते हैं, 10 9 8 7 6 5 4। तो तुम टी आर कैलकुलेट करो। 10 1 जा 10, 9 2 जा 18, 8 3 जा 7 4 जा 6 5 जा 30, 5 6 जा 30, 7 4 जा 28। तो अगर मुझे एम आर निकालना है, आई हैव टू यूज द फॉर्मूला टी आर एन माइनस वन। 10 - 0 10, 18 - 10 8, 24 - 18 28 - 24, 30 - 28, 30 - 30, 28 - 30। अब बताएं रिलेशन। पहला रिलेशन तुम बताओगे बिटवीन एम आर एंड टी आर। बताएं। एम आर जब गिरता है, एम आर जब गिरता है तो टी आर भी गिर रहा है क्या? नहीं, इंक्रीज है। टीआर तो बढ़ रहा है, बढ़ेगा लेकिन धीरे बढ़ेगा क्योंकि एमआर धीरे बढ़, एमआर गिर रहा है तो टीआर इज गोइंग टू इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। पहला पॉइंट ऑफ रिलेशन। जब एमआर गिरता है तो भी टीआर बढ़ता है लेकिन इट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब एमआर जीरो है तो टीआर क्या होता है? मैक्सिमम। व्हेन एमआर इज जीरो टीआर इज मैक्सिमम। ओके। मैक्सिमम तो इसके पहले भी आ गया, लेकिन जैसे ही एमआर जीरो हो गया, अब पक्का हो गया है कि या तो एमआर जीरो ही रहेगा या नेगेटिव जाएगा। ओके, एज पर दिस रिलेशन। फाइन। अब फाइनली जब एमआर नेगेटिव हो जाता है तो क्या टीआर गिरना शुरू हो गया है? व्हेन एमआर इज नेगेटिव टीआर फॉल्स। क्वेश्चन, एमआर क्या सही में भी नेगेटिव होता है कभी? हो सकता है। कैसे? मतलब मैंने एक्स्ट्रा यूनिट बेची और रुपए भी कम कर दिया, ऐसा हो सकता है कि? करेक्ट। मतलब अगर तुम कुछ ऐसे ऑफर्स में डील कर रहे हो कि यार 3,000 रुपए का बिल बन गया ना, तो आपको 500 रुपए ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर इस टाइप का कुछ डील है और तुमने बस 200 रुपए की चीज ऐड करी, 2900 का तुम्हारा बिल बन रहा था, उसमें 200 रुपए का चीज ऐड किया, तो वो बिल घट के हो गया 2600 का। ठीक है। 3,000 की शॉपिंग पे आर गेटिंग 500 फ्लैट ऑफ, इस टाइप का डील है अगर, तो मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी जीरो, राइट? टोटल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू जीरो नहीं हो पाएंगे। ओके। ठीक है। अब देखो ना यार, एमआर और एआर के बीच का रिलेशन बताएं। जब एआर गिरता है तो कौन किससे बड़ा होगा? एआर बड़ा होता है हमेशा, एवरेज बड़ा होता है गिरते टाइम। मैंने तुम्हें सिंपल सा एक चीज समझाया था, क्योंकि ये धीरे गिरता है। जब एआर गिरेगा तो एआर इज ग्रेटर देन एमआर। कौन सा नेगेटिव या जीरो हो सकता है? एमआर नेगेटिव या जीरो हो रहा है, लेकिन एआर कैन नॉट बी नेगेटिव या जीरो। कैन यू सी दिस? हाँ। अब ग्राफिकली जब तुम इसे प्लॉट करोगे एंड यू विल मेक ग्राफ्स, तो व्हाट विल यू फाइंड? बेटा यहाँ पे नीचे आया है एमआर एंड एआर कर्व और एक्स एक्सिस पे आता है आउटपुट, और ऊपर वाला ग्राफ है अबाउट टीआर। एक्स एक्सिस पे फिर से है आउटपुट। जब ग्राफ बनाओगे ना, तो एमआर एआर दोनों गिर रहे हैं इसमें, लेकिन एआर बड़ा है इन कंपैरिजन टू व्हाट? एमआर। एआर बड़ा है इन कंपैरिजन टू एमआर। ठीक है। अब देखो,
इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ, ड्रॉप किया मैंने परपेंडिकुलर। जब एमआर गिरता है तो टीआर बढ़ रहा है एट डिक्रीजिंग रेट। जब एमआर जीरो है तो टीआर मैक्सिमम है, और जब फाइनली एमआर नेगेटिव हो गया तो टीआर फॉल्स। तीनों पॉइंट्स क्लियर है रिलेशन के? ठीक है, ओके। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रिलेशन। सेम पॉइंट्स, एमयू टीयू वाले पॉइंट्स हैं। जब एमयू गिरेगा टीयू इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। जब एमयू जीरो है टीयू इज मैक्सिमम, एंड व्हेन एमयू इज नेगेटिव टीयू फॉल्स। क्लियर है क्या बच्चा? आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एम आर ए आर एंड इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे जो ई है, ई इलास्टिसिटी, क्वेश्चन आ चुका है इस पे। ये इलास्टिसिटी किसकी है, डिमांड की या सप्लाई की? आंसर वुड बी डिमांड की इलास्टिसिटी है बेटा। आ गया इस पे क्वेश्चन, मार्क करके रखना। ये जो ई यूज हुआ है ना फॉर्मूले में, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। फॉर्मूला क्या है? एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन अपॉन ई। कंक्लूजन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली स्कैनर में देखोगे तुम। ठीक है, अगर ई का वैल्यू इस फॉर्मूला में, ई का वैल्यू इस फॉर्मूला में वन होता है, तो एम आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। वन माइनस वन अपॉन जीरो, सॉरी, वन माइनस वन अपॉन वन, जीरो अपॉन समथिंग विल गिव यू जीरो। ठीक है, अगर ई का वैल्यू मोर देन वन होता है, मतलब ई की जगह में यहाँ पे टू रख लूं, टू माइनस वन बाई टू, कुछ भी ए आर का वैल्यू हो, टेन इंटू टू माइनस वन बाई टू, मेरा एम आर का आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। अरे आएगा या नहीं? लेकिन अगर मेरा ई का वैल्यू लेस देन वन है, 0.5, तो बेटा मेरा आंसर नेगेटिव होगा। अगर ए आर 10 भी है, 10 इंटू 0.5 माइनस वन अपॉन 0.5, तो नेगेटिव आ गई ना वैल्यू। एम आर नेगेटिव कब हो जाता है बेटा? जब ई का वैल्यू लेस देन वन है। माइनस बेटा वो सिंबॉलिक है, वो तो माइनस बोल रहे हो ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो तो सिंपल है क्या तुम, टू शो अ नेगेटिव रिलेशन। पर तो भी होता नहीं है माइनस। ठीक है, क्लियर है ना? क्वेश्चन, अरे वाह, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन है, ए आर है 20, एम आर है 5, ई निकाल के दो, ई निकाल के दो। एम आर 5 है, ए आर 20 है, ई निकालना है। फोर बाय थ्री आ रहा है बेटा। एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन अपॉन में ई। ठीक है बेटा, पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट नहीं लगाया तो तुम गड़बड़ी करोगे। ई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने कर दिया है, फाइव ई इज इक्वल टू 20 ई माइनस 20। ई माइनस वन में पूरा 20 मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, when we solve it, तो 20 e minus 5e gives me 15 is equal to 20। 20 में एलएचएस में ले गई हूँ। ठीक है, तो e is equal to 20/15, 4/3। Am I clear with this? आ गया था बेटा। यू कैन एक्चुअली क्रॉस वेरीफाई। तुम्हारा आंसर 1.33 आ रहा है। अगर एम आर पॉजिटिव है तो तुम्हारा आंसर आइडियली वन से बड़ा ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ किया है। ओके, अब बताओ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ए आर का वैल्यू 10 है, एम आर का वैल्यू -8 है, ई निकाल।
एम आर -8 है और ए आर 10 है, ये निकाल के दो। 5/9 आ रहा है, 0.5 अप्रोक्सीमेटली। आ गया। एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई -1/e। ई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -8 इज इक्वल टू 10e-10, 10 को पूरे ब्रैकेट में इंटू कर दिया। -10e -8e इज इक्वल टू -10, -18e इज इक्वल टू -10। तो e इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल कर दिया है, ठीक है। 10/18, 5/9। am I clear? आंसर तुम्हारा वन से छोटा ही आना चाहिए था, ठीक है ना। कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, श्योर ना। बिहेवियरल प्रिंसिपल्स क्या, एक बार भी नहीं बने। ओके, अब बेटा सुनो ना, ये ग्राफ बेस्ड जैसा क्वेश्चन आज तक बनाया नहीं जो तुमको देके रखा है ना तुम्हारे नोट्स में भी तुम्हारे मॉड्यूल में भी, लेकिन ये लोग चाहे तो उससे काफी अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, तो मैं तुमको वो बता देती हूँ कि क्या बन सकता है, ठीक है। अब सुनो, ये वाले ग्राफ में इन लोगों ने, कैन यू सी, यहाँ पे लिया है ए आर कर्व। ए आर कर्व में तुम्हारा डिमांड कर्व होता है क्या, स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना। जब ए आर गिरता है तो ए आर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, और ए आर कर्व भी तुम्हारा डिमांड कर्व है, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। अब तुमको एक पॉइंट इलास्टिसिटी चैप्टर नंबर 2 में मेथड पढ़ा है तुमने, चैप्टर 2 का यूनिट 1 में, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी कितनी होती है, तो टॉप मोस्ट पे इनफाइनाइट होती है, फिर ग्रेटर देन 1, फिर 1, फिर लेस देन 1, फिर 0, याद है ना, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, राइट। ओके, अब याद है तुमको जब ए आर गिरता है तो एम आर भी गिरता है, और एम आर ए आर के नीचे होगा, ठीक है। अब अगर इलास्टिसिटी 1 है तो एम आर कितना होएगा, 0। तो बेटा जब इलास्टिसिटी 1 थी, ये तुम्हारे ए आर कर्व थे या डिमांड कर्व थे, तो एम आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये एम आर ए आर और ई के बीच का रिलेशन है। और एम आर जब 0 होता है, ये टी आर कर्व है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा एम आर ए आर कर्व है, तो बेटा टी आर उसके मैक्सिमम पे होगा। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, एक्स एक्सेस पे दोनों ही जगह आउटपुट है। आइडियली इनको इसको नीचे ले जाके इंटरसेक्ट नहीं करवाना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। बट अब मॉड्यूल में ऐसा ही बना हुआ है तो मैंने भी ऐसे ही दिया नोट्स में। ओके, अब सुनो ना, समझा कि नहीं समझा, एंड रिपीट व्हाट आई सेड। बेटा ए आर का डिमांड कर्व होता है, एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी बताने वाला मेथड होता है पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी में यू स्टार्ट विथ इनफाइनाइट एंड यू कंटिन्यू टिल 0, ठीक है। इन्फिनिटी से शुरू करते हो, 0 तक जाते हो क्या, है ना। तो मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होती है, 1। जब इलास्टिसिटी 1 होती है, तुमने अभी देखा ना यार, एम आर ई और ए आर वाले फॉर्मूले में ई जब 1 होएगा तो एम आर कितना हो जाएगा, 0। 1 - 1/1, तो एम आर 0 आ गया। और एम आर जब 0 होता है तो टी आर कितना होता है, मैक्सिमम। तो बेटा अब तुमको ऐसा नहीं पता है कि एम आर जब 0 होता है टी आर मैक्सिमम होता है, लेकिन इफ दे वांट दे कैन आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन, जब इलास्टिसिटी 1 होती है तो टी आर कैसा होगा, मैक्सिमम, ठीक है।
मतलब ऐसा डायरेक्ट रिलेशन भी बना के दे सकते हैं। जब इलास्टिसिटी 1 होती है तो टीआर उसके मैक्सिमम पर होता है। समझे क्या? क्लियर है ये रिलेशन? ओके, now coming on to next, that is behavioral principles. Very, 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 very important. मतलब आए से कि कुछ भी छोड़ के चले जाना है इस यूनिट का, लेकिन ये छोड़ के मत जाना। ठीक है? ढेर क्वेश्चंस फिर से तुम्हारे स्कैनर में। आई टेल यू चैप्टर 4 की यूनिट 2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट 1 है। ये चैप्टर पूरा अदरवाइज भी 15 नंबर का है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस कि चैप्टर 4 और चैप्टर 6 तो छोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये दोनों चैप्टर को मिला के ही 30 नंबर यही हो जाता है। ठीक है? चैप्टर 4 कैन नॉट बी लेफ्ट। यूनिट 1 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इजी है, सिंपल है, छोटी है और बहुत आसान है। ठीक है? लेकिन वेटेज भी अच्छा खासा है। तो अल्टीमेटली यू कैन नॉट लीव दिस पर्टिकुलर एंटायर चैप्टर ऐसे। अब बेटा पहला बिहेवियरल प्रिंसिपल है, इन योर सीक्वेंस यही सेम है क्या? तो शट डाउन पॉइंट लिख लो। दिस दे आर टॉकिंग अबाउट इज शट डाउन पॉइंट। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? शट डाउन पॉइंट, पहला प्रिंसिपल। ठीक है? शट डाउन पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसपे एक रैशनल प्रोड्यूसर, तुम समझ रहे हो यार मतलब कितना बड़ा दिक्कत है। इट्स अ बिग ट्रबल। रैशनल प्रोड्यूसर अगर अपना बिजनेस बंद करने का डिसीजन ले रहा है, बेटा तुम कितने ही लॉस में हो। अगर तुमने इतना खून पसीना एक किया है ना अपना बिजनेस जमाने के लिए, तुम एकदम से अपना बिजनेस बंद नहीं करना चाहोगे। ठीक है? शटडाउन पॉइंट इज बेसिकली पॉइंट मतलब जब आप बिल्कुल पानी सर के ऊपर चला गया, अब आपको बिजनेस बंद करने का अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ओके? wherein a ration producer decides to close down his business, ऐसे पॉइंट को कहा जाता है क्या? शट डाउन पॉइंट। अब शट डाउन पॉइंट कब है? मतलब ऐसा कभी हो जाएगा जब एक रैशनल प्रोड्यूसर सोचेगा कि नहीं यार उसको अब अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ठीक है? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। he'll have to shut down his business। ऐसा कब होता है? जब revenue is not even able to cover total variable cost। मतलब जब आपका टीआर आपके टीवीसी को भी कवर नहीं कर पा रहा है, तो एक रैशनल प्रोड्यूसर अपना बिजनेस बंद कर देता है। व्हेन टीआर इज लेस देन इक्वल टू टीवीसी, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को क्यू से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक और इक्वेशन मिल जाती है। व्हेन योर एआर is less than equal to ABC. When your AR is less than equal to ABC। समझे क्या? पक्का? हाँ। मतलब इमेजिन आई सेल दिस बॉटल फॉर रुपीज 200। ठीक है? लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इसको बनाने में मेरी लग रही है 205 रुपए। मतलब तुम समझो मैंने फिक्स कॉस्ट, मेरे रेंट वेंट के खर्चे, मैंने मेरे मैनेजर का खर्चा तो मैंने जोड़ा ही नहीं है। ठीक है? उसके बावजूद मेरे को पर यूनिट जितना मैं बनाते जाऊंगी उतना मेरा पर यूनिट कॉस्ट क्या होते जाएगा? उतना क्या होते जाएगा? बढ़ते जा रहा है। अरे लॉस बढ़ते ही जा रहा है। एक यूनिट बनाई 5 रुपए का नुकसान, दूसरी बेची 5 रुपए का नुकसान, तीसरी बेची 5 रुपए का नुकसान। दिस इज द टाइम व्हेन आई नीड टू क्लोज द बिजनेस। फिक्स कॉस्ट तो कवर हो ही नहीं रही है। फिक्स खर्चे तो बाहर में गए, मैं मेरे वेरिएबल खर्चे भी कवर नहीं कर पा रही हूँ। दिस इज अ सिचुएशन वेयर इन एज अ रैशनल प्रोड्यूसर आई शुड बेटर क्लोज माई बिजनेस। ठीक है? ओके? तो ये इक्वेशन दोनों तुमको लिखनी है। टीआर इज लेस देन इक्वल टू टीवीसी एंड एआर इज लेस देन इक्वल टू एबीसी। मल्टीपल क्वेश्चंस इन एग्जाम। आई एम टेलिंग यू ना, 20-25 बार आ गया होगा ये क्वेश्चन। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? एक रैशनल प्रोड्यूसर केवल तभी अपना बिजनेस बंद करेगा जब वो वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहा है। आई गिव यू अ सेकंड इनसाइट टू द क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है एवरेज रेवेन्यू, सॉरी, एवरेज कॉस्ट बड़ी है इन कंपैरिजन टू एवरेज रेवेन्यू।
एवरेज रेवेन्यू बड़ा है इन कंपैरिजन टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बताओ अब प्रोड्यूसर को करना क्या चाहिए? तुम समझे क्या देके रखा है? एवरेज कॉस्ट बड़ी है एवरेज रेवेन्यू से। एवरेज रेवेन्यू बड़ा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। मतलब वेरिएबल कॉस्ट कवर होती है लेकिन ऑप्शन ए, प्रोड्यूसर विल शट डाउन द बिजनेस। Option B, producer will not shut down the business, but he will be in loss. Option C, producer will not shut down the business and he will be in profit. None. बी, बी सही आंसर होगा ना? क्यों, क्या सोच के बोला तुमने ये? क्या तुम्हारा प्रोड्यूसर लॉस में है? हाँ, कैसे पता तुमको? साधा एवरेज रेवेन्यू से। अगर मैं तुमको बोलूं कि ये बॉटल 210 रुपए में बिकती है, ठीक है, मेरा एवरेज कॉस्ट है 215 रुपए और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 205 रुपए, तो तुम समझो मेरे को एवरेज कॉस्टिंग तो 215 की बैठ रही है और मैं बेच रही हूँ अभी 210 में, तो मेरे को पर यूनिट 5 रुपए नुकसान तो हो रहा है। लेकिन तुम समझ रहे हो, मैं मेरी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रही हूँ 205। मेरे को अब बस ऐसा कोशिश करना है कि मैं जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दूंगी, मेरा पर यूनिट एवरेज फिक्स कॉस्ट कंट्रोल में आ जाएगा। अभी मेरे को पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, तुम समझो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर मैंने ले लिया 205 रुपए और मेरा एवरेज कॉस्ट 215 है, तो 10 रुपए एवरेज फिक्स कॉस्ट का गैप, ठीक है। मैं वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर रही हूँ। मैं अगर ये एवरेज फिक्स कॉस्ट को 10 रुपए से कम करके 1 रुपए पर ले आती, वो मैं कब कर सकती हूँ? फिक्स कॉस्ट तो वहीं की वहीं, आउटपुट बढ़ाओ तो ही मैं मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम कर पाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी स्कोप है कि भले ही मैं अभी लॉस में हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में प्रॉफिट में आ सकती हूँ। जब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहे हो, तब आप अपना बिजनेस नहीं बंद करोगे, ठीक है। तब आप कंटिन्यू करते रहोगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे, सेल बढ़ाओगे, ताकि आप अपना फिक्स कॉस्ट कवर कर पाओ, ठीक है। आप बंद केवल तब करते हो जब आप वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे। समझे क्या? कट डाउन पॉइंट इज क्लियर टू यू, ठीक है। बेटा ये जो अपन दो प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं ना, ये चारों टाइप के मार्केट पे लगेंगे जो अपन यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं। कौन से? पीसीएम, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। चारों टाइप के मार्केट पे ये दोनों प्रिंसिपल चलते हैं। दोनों प्रिंसिपल यूनिवर्सल, समझ लो, ठीक है। सेकेंड सेकेंड प्रिंसिपल ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो तुमने 11वीं कक्षा में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना, वो ही प्रिंसिपल है ये। क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रिंसिपल? एक रैशनल प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब करता है? एक रैशनल प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब करता है जब MR is equal to MC and after becoming equal, marginal cost should be rising. बेटा दो ही प्रिंसिपल्स हैं यार, ये तुमने 11वीं में भी पढ़े हुए हैं। MR MC बराबर होना चाहिए और बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग, ठीक है। अब इसको अपन ग्राफिकली और स्केड्यूल के मदद से दोनों से समझ लेते हैं एंड मेक योर। क्या बोलना चाह रहा है ये प्रिंसिपल? अभी मैं जो स्केड्यूल बना रही हूँ उसमें मैं MR कांस्टेंट रख रही हूँ, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल योर यूनिट्स आर 1 2 3 4 5 6। MR मैंने मान लिया पूरे टाइम 10। याद है ना, जब AR कांस्टेंट होता है तो MR भी कांस्टेंट होता है एंड AR इज इक्वल टू MR। तो जब मैं ग्राफ बनाने जाऊंगी MRNC का, तो यू शुड बी क्लियर कि तुम्हारा ग्राफ कांस्टेंट MR में बनेगा, हॉरिजॉन्टल। मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है? मार्जिनल कॉस्ट की कोई अलग अलग वैरायटी की पड़ी नहीं, एक ही टाइप का पढ़ा है तुमने कॉस्ट वाली यूनिट में। कैसा होता है MR और MC? अफर्ट्स तो नहीं होता है। अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप्ड। माय गॉड, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तीनों यू शेप्ड होते हैं ना बच्चा।
प्लीज यार प्लीज, ये अपन ने कल ही पढ़ा है। ओके, मार्जिनल कॉस्ट पहले घटेगा और घटने के बाद बढ़ेगा। तो मुझे ये ध्यान में रख के मेरा स्केड्यूल बनाना है। पहले मैंने ले लिया है 14, फिर मैंने लिया है 10, फिर 8, फिर 5, फिर 10, फिर 13, घटा, फिर बढ़ने लग गया। ठीक है, तो अब सुनो ना, तुम्हें क्या लगता है इन दो प्रिंसिपल्स के हिसाब से एमआरएमसी बराबर होने चाहिए और बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना चाहिए, ये कहाँ पे फिट हो रहा है? एमआरएमसी तो यहाँ भी बराबर हो गए और यहाँ भी बराबर हो गए, लेकिन कौन सा पॉइंट तुम्हारे इक्विलिब्रियम का पॉइंट है? फिफ्थ यूनिट। क्यों यार? क्योंकि बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, यहाँ पे बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट घट रही है, इसलिए ये पॉइंट नहीं है इक्विलिब्रियम का। समझे क्या? तो तुम मुझे ग्राफ में भी बता दो, एमआरएमसी बराबर यहाँ पे भी है पॉइंट ए पे भी और यहाँ पे भी है पॉइंट बी पे भी। इक्विलिब्रियम कौन सा है, ए या बी? बी। क्यों? क्योंकि बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट को बढ़ना चाहिए और वो पॉइंट बी पे हो रहा है। बेटा लॉजिकली सोचो, पॉइंट ए के बाद तो एमसी और घट रहा है, मार्जिनल कॉस्ट अगर घट रही है तो फिर प्रॉफिट कमा रहे हो तुम, और राइट और नॉट? ये तो और प्रॉफिट का सिचुएशन हो गया ना, एमआर बढ़ा है, अभी एमआर ऊपर है, एमसी नीचे हो गया, तो यू आर स्टिल इन अ पोजिशन टू अर्न प्रॉफिट्स। हाँ है ना? ठीक है, तो ए इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, वहां पे प्रोडक्शन थोड़ी ना रोकोगे, लेकिन बी पे आके तुम प्रोडक्शन रोक दोगे। समझे क्या? ठीक है, अब प्रूफ करते हैं, तुमने जैसा बोला वो सही है कि पॉइंट मतलब फिफ्थ वाले लेवल पे ही तुम्हारा इक्विलिब्रियम आ रहा है। पीआरटीसी निकालते हैं और फिर प्रॉफिट निकाल देते हैं। टोटल रेवेन्यू, एमआर को ऐड करते जाओ, 10, 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50 प्लस 10 60। टीसी कैसे निकलेगा? एमसी को ऐड करते जाओ, 14, 14 प्लस 10 24 प्लस 8 32 प्लस 5 37 प्लस 10 47 प्लस 13 60। टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, टीआर माइनस टीसी, रेवेन्यू में से कॉस्ट घटाया जाएगा। 10 माइनस 14 माइनस 4, 20 माइनस 24 माइनस 4, 30 माइनस 32 माइनस 2, 40 माइनस 37 3, फिर 50 माइनस 47 3 एंड 60 माइनस 60 0। जैसा कि तुमने बोला था वैसा ही हुआ, मैक्सिमम प्रॉफिट इसी लेवल पे आ रहा है। इकोनॉमिक्स में हमेशा हम लास्ट वाली सिचुएशन को मैक्सिमम मानेंगे, राइट? ठीक है, क्लियर? ग्राफ देखो, एक और ग्राफ तुम्हें देके रखा है इन योर नोट्स एंड मॉड्यूल, दैट इज बेटा तुम्हारा एमआर कर्व, इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसा बनाया है इनने? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व इन लोगों ने अपवर्ड स्लोपिंग बनाया है, आइडियली इट शुड बी यू शेप। ठीक है, तुम्हारा इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे अचीव हो रहा है? पॉइंट ई, जहां पे एमआरएमसी बराबर है और बराबर होने के बाद एमसी इज राइजिंग, राइट और नॉट? रिड्यूस एज इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आएगा। इससे अगर अपन परपेंडिकुलर एक्सटेंड करें नीचे के पॉइंट पे, तो बेटा ये प्रॉफिट का ग्राफ बनाया है इनने, एमआरएमसी के ग्राफ ऊपर है और प्रॉफिट का ग्राफ नीचे है। ये जनरली नहीं आता है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव होगा और उसके बाद प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाएगा वापस। ठीक है, वो तो अपने को पता ही था, मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट का सिचुएशन यही है। ओके, इसके साथ ये यूनिट होती है खत्म। ये तुमको